यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, वो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गैस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 कॉमर्स में जो यूनिट नंबर 6 है, डेट इज मैनेजमेंट एचआरएम ओबी। तो उस यूनिट की रिवीजन को स्टार्ट। इससे पहले जो 9 यूनिट्स है वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एक यूनिट अपना जो है पेंडिंग रह गया था, जो है अपना मैनेजमेंट का। तो अब हम 3 दिन लगा के जो है वो अपना ये जो यूनिट है मैनेजमेंट का, जिसके अंदर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर उसके बाद में है आपका एचआरएम और फिर है आपका ओबी। तो इसको हम लोग जो है वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से तीनों के तीनों जो इसके पार्ट्स है उनको रिवाइज करने वाले हैं। अब इनको हम ना लगभग 5 वीडियोस के अंदर जो है वो रिवाइज करेंगे। ओबी तो एक में हो जाएगा, 2 पार्ट हम जो है वो बनाएंगे एचआरएम के और 2 पार्ट में हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे किसको, मैनेजमेंट को। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग जो है वो मैनेजमेंट के जो टोटल 6 चैप्टर्स है उसमें से 3 चैप्टर को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। पहला चैप्टर जो हो गया आपका बेसिक का, इसके अंदर आपकी मैनेजमेंट की सारी अप्रोचेस आ गई है, ठीक है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आ गए, फंक्शन आ गए। इसके बाद जो आपका सेकंड जो चैप्टर है वो है आपका फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, और जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, जिसमें डेलीगेशन हो गया, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये सब चीजें आएंगी। ओके, तो ये सब टॉपिक हम लोग जो आज की इस वीडियो में रिवाइज जो है वो करने वाले हैं। देखो, अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में भी ऑलरेडी हमने लगभग 6 या 7 लेक्चर हमने जो है वो लगाए थे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर 4 लेक्चर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर 3 लेक्चर। तो ये जो हमने काम किया मोटा मोटी जो 14-15 लेक्चर का जो काम था, उसको हम लोग जो है वो एक ही वीडियो के अंदर जो है वो रिवाइज करेंगे। तो थोड़ा फास्ट ट्रैक के ऊपर चीजें जो है वो होंगी। बहुत सारी चीजें जब हमने ये पढ़ा था तो आपको मैंने नोटिंग भी करवाई थी, तो उसको आप साथ में लेके बैठना, जो भी नोटिंग था उसको आप साथ में जो है वो लेके बैठना, ओके। और अपनी कॉपी को जो आपने मेंटेन किया हुआ है उसको आप लेके बैठना, या अगर आपने बुक के अंदर ही जो अगर स्टिकी नोट्स लगा रखे थे तो वो साथ में लेके बैठना। वो सब चीजें हमने जो है वो इसमें लिखी थी, ठीक है। तो उसको हम साथ साथ जो है वो रेफर करते जाएंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट का जो बेसिक। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है वो होता क्या है, तो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं सेट ऑफ फंक्शंस को टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। अब क्या क्या एक्टिविटी है, तो देखो मोडर्न मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ह्यूमन नीड लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उसको खुद अकेला एक पर्सन जो है उसको पूरा कर ले वो क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमको जो क्या करना पड़ता है, कलेक्टिव एफर्ट लगाने की जरूरत होती है। तो किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन एक सिंगल पर्सन जो है वो नहीं कर सकता, उसके लिए अपने को जो है वो क्या जरूरत होता है, ह्यूमन ग्रुप की, ठीक है। इनकी जो ह्यूमन ग्रुप की जो एक्टिविटी होती है ना, तो उसको कलेक्टिवली अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कलेक्टिव एफर्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन याद है, क्या ये जो ग्रुप में जो लोग हैं क्या वो इतने कैपेबल है कि वो अपने आप जो है मतलब बिना किसी डायरेक्शन या कंट्रोलिंग के अपनी सारी एक्टिविटी को करते रहे? तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मतलब अगर आपको ग्रुप से काम करवाना है तो ग्रुप एक्टिविटी को आपको जो है वो कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, उसको नेसेसरी डायरेक्शन और उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ह्यूमन ग्रुप में गोल सेट नहीं है, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, वर्क डिवीजन नहीं है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उनकी एक्टिविटी को प्रॉपर डायरेक्शन कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तब तक जो काम है वो अपना सफलतापूर्वक नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसके लिए जरूरत जो है वो किसकी है, मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है, तो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली एक आर्ट है जिसमें हम लोग जो है लोगों से काम करवाना, लोगों से जो है वो क्या करते हैं, काम करवाते हैं, ठीक है। जो भी हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उनको अकॉम्प्लिश करने के लिए लोगों से काम करवाने की जो कला होती है उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ये बेसिकली कला है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट जो है वो एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, एक अलग प्रोसेस है, जिसके अंदर बेसिकली क्या आएगा, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यूटिलाइजिंग इन ईच बोथ साइंस एंड आर्ट एंड फॉलो इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो है एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने के लिए जो है एक प्रॉपर प्रोसेस को जो है वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट सिंपली जो है वो क्या एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, और एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर एक्सप्रेस द पर्पस ऑफ अटेनिंग द प्री डिटरमाइंड गोल। तो इन सबको देखते हुए हमने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं किसको, ह्यूमन ग्रुप को। इट मेक पॉसिबल द मैक्सिमम एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द फिजिकल रिसोर्स और हेल्प करता है रियलाइज करने में जो ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उनको। अब क्वेश्चन अगला ये आता है कि मैनेजमेंट के जो थॉट्स हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों ने मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से जो पढ़ा था, तो उसी मैनेजमेंट थॉट्स को जो है बेसिकली हम बोलते हैं कि वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट। अब कोई भी सिंगल या मोस्ट सुटेबल अप्रोच जो है मैनेजमेंट की नहीं है। जैसे जैसे चीजें जो है वो मतलब जैसे सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो हुआ, तो वैसे वैसे मैनेजमेंट के थॉट्स है वो भी क्या होते रहे, चेंज होते रहे, ठीक है ना।
अब मैनेजमेंट के जो थॉट्स हैं अब वो कैसे हैं, जैसे शुरुआत में जो मैनेजमेंट के थॉट्स हैं, लोग जो है मैनेजमेंट को देखते थे कि मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली अपने को फिजिकल रिसोर्स को जो है ज्यादा तवज्जो जो है वो दे देते थे। बाद में फिर ह्यूमन रिसोर्स जो है इसको तवज्जो जो है वो ज्यादा देने लगे, फिर सिस्टम अप्रोच के ऊपर जो है लोग जो है वो फोकस ज्यादा करने लगे। तो इन सबको देखते हुए जो है मैनेजमेंट के थॉट्स है वो क्या हुए, अराइज हुए। अब मैनेजमेंट के थॉट्स या अप्रोच की बात करते हैं तो इसको हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक है आपके क्लासिकल मॉडल जिसके अंदर बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट का, उसके बाद आपका मैनेजमेंट प्रोसेस, और तीसरा जो है वो है आपका मतलब एक तो होगा आप साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और फिर है आपका ब्यूरोक्रेटिक का, मैक्स वेबर का। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका न्यू क्लासिकल जिसके अंदर बेसिकली न्यू क्लासिकल बिहेवियर साइंस अप्रोच को हम पढ़ते हैं, और फिर आपके मॉडर्न अप्रोच जिसके अंदर बेसिकली आपका क्वांटिटेटिव हो गया, डिसीजन थ्योरी हो गया, एम्पिरिकल हो गया, सिस्टम अप्रोच हो गया, कंटीजेंसी अप्रोच हो गया, ऑपरेशन अप्रोच हो गया, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो है वो आपकी क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी की अगर बात करते हैं तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर हम लोग जो वो 3 जो है वो अप्रोचेस को पढ़ते हैं। एक है आपका टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्यूल का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखो क्लासिकल थ्योरी की जो खास बात थी वो क्या थी, क्लासिकल थ्योरी के अंदर जो मेन फोकस किया गया वो क्या गया, किस पे, डिवीजन ऑफ लेबर पे। ठीक है, क्लासिकल थ्योरीज जो है उनका मेन फोकस है किस पे, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे। वो बोलते थे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, मतलब काम करने के लिए जो है मतलब लोगों का जो लोगों के बीच में अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी प्रॉपर्ली जो क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए किसका क्या काम है और कौन किसके प्रति जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर बेसिकली जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर जो ज्यादा मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो इंपैक्ट है उसको क्या किया गया, इग्नोर किया गया। और जनरली यहां पे जो आपकी क्लासिकल थ्योरी थी तो उसके अंदर जो है वो मैनेजमेंट को ऐसे एक क्लोज्ड सिस्टम के तौर पे जो है वो देखा जाता था। ठीक है, यहां पे एफिशिएंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन की अचीव होगी कैसे, बाय मेकिंग ईच इंडिविजुअल एफिशिएंट। ठीक है, और जो सेंट्रल मैकेनिज्म था वो क्या था, अथॉरिटी एंड कंट्रोल था। ठीक है ना, और यहां पे बेसिकली सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी की जो बात की जाती थी, बेसिकली डिसीजन लेने की जो पावर है वो मतलब कहां पे होगी, सेंट्रल अपार्टस उसके लिए होगा, और वही जो क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग करने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद जो क्लासिकल थ्योरी है उसकी कुछ कमियां थी। कमी क्या क्या थी, सबसे पहले ये एक नैरो व्यू देता है ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा, इसमें अजम्पशन लेके चलता है कि मैनेजमेंट जो है क्लोज सिस्टम है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तीसरा, अजम्पशन अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, हमने ह्यूमन बिहेवियर को यहां पे पूरी तरह से क्या किया, इग्नोर किया, जबकि एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इकोनॉमिक रिवॉर्ड जो है वो मेन मोटिवेटर है, जबकि नॉन इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसमें एम्पिरिकल जो वेरिफिकेशन है उसका क्या था, लैक था। ये लैक करता है यूनिवर्सलिटी ऑफ द प्रिंसिपल, इसके जो प्रिंसिपल्स है जनरली वो हर जगह पे इक्वली एप्लीकेबल है ऐसा जरूरी नहीं है। और इसमें मेन जो फोकस किया गया वो किया गया किस पे, रूल्स एंड रेगुलेशन पे। अब इससे सबसे पहले जो अप्रोच थी वो है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का अप्रोच। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच जो है ये स्टार्ट हुआ जब आपका सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो किया गया। तो पहली बार जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड के अंदर, तो वहां से जो है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो है उसने क्या लिया, जन्म लिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो है इसके जो फादर थे वो थे आपके एफडब्ल्यू टेलर। तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंसिस्ट किया इंट्रोडक्शन ऑफ किसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड जो वो क्या होता है, बेसिकली साइंटिफिक मेथड जो है ये प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्टिवली एस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट को थ्रू टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो फ्यूल को जो है वो फादर मानते हैं किसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। अब फ्यूल जो है मतलब वो बेसिकली जो है वो क्या बोलते थे, उनके अपने कुछ प्रिंसिपल थे। तो फ्यूल ने जो है वो अपने 5 प्रिंसिपल जो है वो दिए। सबसे पहला, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। तो इन्होंने बोला कि अपने को जो है वो क्या करना चाहिए, ओल्ड रूल की जगह साइंस का यूज करना चाहिए। जब कभी भी आप लोग जो है कोई मेथोलॉजी को अगर यूज करें तो वहां पे ओल्ड जो रूल्स है उनको छोड़ के और अपने को जो है वो क्या करना चाहिए, साइंस का जो है वो यूज करना चाहिए। तो डिसीजन जो भी आप लो वो कैसे होने चाहिए, साइंटिफिकली लेंगे, सो दैट ऐसी टेक्निक डेवलप कर सके जिससे काम अधिक और मिनिमम कॉस्ट पर जो है वो पॉसिबल हो सके। तो इसके लिए नए नए एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग जो है वो क्या करेंगे, न्यू टेक्निक डेवलप करके अपने काम को सिंप्लीफाइड बनाने का जो है वो क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। फिर दूसरा किया गया साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग ऑफ वर्कर का जो सिलेक्शन है और जो उनकी ट्रेनिंग है वो कैसे होनी चाहिए, साइंटिफिक मेथड के थ्रू होनी चाहिए। फिर कोऑपरेशन होना चाहिए किसके अंदर, मैनेजमेंट एंड लेबर में। फिर जो भी मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर जो अपने को फोकस करना चाहिए। तो यहां पे ये बोला गया कि अगर आप मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर काम करेंगे तो उससे सेल्स आपकी मैक्सिमम होगी, सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, रेम्युनरेशन भी आपको ज्यादा मिलेगा, और जो लेबर है उनकी जो लॉयल्टी है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और फिर इक्वल डिवीजन होना चाहिए किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। देयर वाज इक्वल डिवीजन होना चाहिए रिस्पांसिबिलिटी बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर। फिर इसमें जो बात किया गया किसका, मेंटल एवोल्यूशन का। तो यहां पे टेलर ने सबसे पहले जो बात करा मेंटल एवोल्यूशन, और मेंटल एवोल्यूशन के अंदर उन्होंने ये बोला कि जो अपना मेंटल एटीट्यूड है उसको हम लोग जो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब मेंटल एवोल्यूशन के जो 3 एस्पेक्ट है, सबसे पहला था ऑल आउट एफर्ट फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जो भी हम काम करेंगे तो उसके माध्यम से अपने को क्या करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का जो है वो काम करना है। दूसरा, जो अपने को जो है वो क्या करना है, एक
स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो मेंटेन करके चलना है और अपने को इनकलकेट करना, डेवलप करना साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स दी प्रॉब्लम। फिर उसके बाद सम अप अगर करते हैं तो इस अप्रोच के अंदर जो है वो क्या बोला गया, ये आपके 5 जो है वो प्रिंसिपल्स है, इनके ऊपर जो है फोकस किया गया। तो एक था आपका साइंस, नो रूल ऑफ थंब। दूसरा हार्मनी होना चाहिए इन द ग्रुप एक्शन रादर देन डिस्कॉर्ड। मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर काम करना चाहिए। सिलेक्शन मेथड और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट होना चाहिए किसका, वर्कर्स का। एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द वर्कर टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल फॉर देयर ओन एंड ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट प्रोस्पेरिटी, उसके लिए अपने को काम करना चाहिए। अब टेक्निक की बात करें, साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक है उसके अंदर सबसे पहले था आपका साइंटिफिक टास्क सेटिंग। ठीक है, जो भी काम जो भी हम एलोकेट करेंगे वो कैसे होगा, साइंटिफिक तरीके से जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इट इज एसेंशियल टू सेट द स्टैंडर्ड टास्क विच एवरेज वर्कर शुड डू ड्यूरिंग ए वर्किंग डे। टेलर ने इसको जो है वो फेयर डे वर्क जो है वो बोला है। ठीक है, फिर अपने को जो साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए। अब साइंटिफिक स्टडी के अंदर बेसिकली जो वो क्या आएगा, मोशन स्टडी। ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉब को अगर अपने को परफॉर्म करना है तो अपने को बेस्ट मेथड का जो यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका मेथड स्टडी हो गया। फिर आपका मोशन स्टडी। मोशन स्टडी के अंदर बेसिकली जो है मूवमेंट की बात करते हैं यहाँ पे किसका, ऑपरेटर का या मशीन का। ठीक है, तो जो भी आपका हम एलिमिनेट करेंगे, जो भी यूजलेस मोशंस है उनको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। फिर टाइम स्टडी, यहाँ पे हम एस्टेब्लिश करेंगे कि एक काम को जो है एक एक्सटेंडेड टाइम डिसाइड करेंगे कि उसी एक्सटेंडेड टाइम के अंदर वो काम जो है पूरा हो जाना चाहिए। फिर फटीग स्टडी, यहाँ पे हम जो है वो क्या करेंगे, हम वर्कर को जो है वो आराम जो है वो उसकी भी हम मतलब बेसिकली यहाँ पे फटीग की जो स्टडी करेंगे, क्योंकि आराम जो है वो वर्कर को क्या करता है, तरोताजा करता है, जिससे वर्कर दोबारा से जो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में जो है क्या करता है, काम करता है। ठीक है, फिर प्लानिंग द टास्क, हम यहाँ पे क्या करेंगे, टास्क जो भी अपना काम है उसको प्रॉपर प्लानिंग की जो है मतलब उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि जो पर्टिकुलर वर्क है वो कितने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। फिर स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। फिर साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग होना चाहिए एंड डिफरेंशियल पीस वेज जो है वो प्लान होना चाहिए। मतलब अगर कोई जो है अगर ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बेसिकली अगर कोई पर्सन जो है वो कम टाइम के अंदर ज्यादा अगर काम कर रहा है तो उसको जो है वो आप क्या करोगे, सेम जो वेज रेट है वो ना देके आप उसको एक्सटेंडेड वेज रेट जो है वो क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। और फिर स्पेशलाइजेशन, एक ही काम अगर एक पर्सन को अगर आप सौंप दोगे, ठीक है, लगातार वो पर्सन वही काम अगर लगातार करते रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट जो है वो क्या होगा, रिसीव होगा। फिर उसके बाद जो अगला था वो है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, जिसके अंदर बेसिकली हम प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो इसके जो फादर थे वो थे आपके फ्योर। तो इसके 14 प्रिंसिपल वो एक बार आप देख लेना। ठीक है, वो ज्यादा इतना मतलब समझाने की उसमें कुछ था नहीं। ठीक है, हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया था, उसकी भी मैंने आपको जो है प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैंने प्रोवाइड किया था, वो एक बार देख लेना। इसके बाद था जी आपका ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। तो ये भी क्लासिकल जो आपके अप्रोच थी उसके अंदर आपके जो मैक्स वेबर थे तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो है वो क्या किया था, प्रोपाउंड किया। तो ब्यूरोक्रेसी को बोलते हैं नौकरशाही। ये बेसिकली मैक्स वेबर का ये मानना था कि जो मैनेजरियल इनकंसिस्टेंसी है ना, अगर उसको खत्म करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सख्त नियम और सख्त कानून जो है वो होना चाहिए। बिकॉज इनकंसिस्टेंसी से जो है वो क्या आती है, फेलियर आती है। दैट इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड फॉर्मल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सो दैट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को जो है वो इंश्योर किया जा सके। तो ये मैक्स वेबर का जो है वो अपनी ब्यूरोक्रेसी जो है थ्योरी थी। तो उन्होंने बेसिकली जो है वो यहाँ पे ये बोला कि थ्योरी 3 तरीके की, एक रैशनल लीगल थ्योरी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ओबीडियंस इन इज ओन टू द लीगली एस्टेब्लिश पोजीशन और रैंक। दूसरा था ट्रेडिशनल थ्योरी, इसके अंदर जो है वो क्या होगा, जब पावर जो है वो मिलती है बिकॉज एक पर्सन जो है वो सर्टेन क्लास से बिलोंग करता है। और एक है करिश्मेटिक थ्योरी, इसके अंदर जो है पावर जो मिलती है वो मिलती है कि आपके अंदर एक करिश्मेटिक पावर है। ठीक है, आपके अंदर जो है वो एक करिश्मा है जिसको देख के लोग जो आपसे क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो 3 तरह से जो है वो अथॉरिटी होती है। एक पर्सन के पास 3 तरह की अथॉरिटी है। एक है रैशनल पोजीशन की वजह से, एक है आपकी ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्योंकि आप एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन से बिलोंग करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एक है करिश्मेटिक थ्योरी। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्यूरोक्रेसी का, सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है वो क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। तो हाई डिग्री होना चाहिए किसका, डिवीजन ऑफ वर्क का एट बोथ द ऑपरेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में। ठीक है, फिर हियरार्की ऑफ पोजीशन जो है वो होना चाहिए, मतलब आपका प्रॉपर जो है वो क्या होना चाहिए, हियरार्की जो है वो डिफाइन होना चाहिए। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन जो होना चाहिए, इम्पर्सनल कंडक्ट होना चाहिए एंड स्टाफिंग होगा, टेक्निकल कंपिटेंसी होगा एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे। तो ये जो आपका थर्ड जो इसका अप्रोच था आपका वो था ब्यूरोक्रेसी। और ये क्या बोलते हैं, जो मैक्स वेबर की थ्योरी है, और ये बोलती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कठोर नियम जो वो होने चाहिए और सभी जो एम्प्लॉइज है वो उनको जो है वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर एक आया सिस्टम अप्रोच। ये जो अप्रोच है ये बेसिकली क्या बोलती है, ये अप्रोच टेस्ट डालती है किस पे, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटररिलेटेडनेस ऑफ ऑल द एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पूरा जो है वो एक सिस्टम है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली जो भी एक्टिविटी है वो सारी एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है।
तो जो सिस्टम अप्रोच है, तो इसके जो ये प्रोपाउंड किया चेस्टर बर्नार्ड ने, तो चेस्टर बर्नार्ड ने डेवलप किया द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल सिस्टम, और इन्होंने व्यू किया ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या एक सोशल सिस्टम है दैट इज कंपोज ऑफ, इसके अंदर कौन कौन आएंगे, पीपल हु वर्क इन कोऑपरेशन, एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में तब आती है व्हेन देयर आर नंबर ऑफ पर्सन इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर एंड दे आर विलिंग टू कोऑपरेट फॉर ए कॉमन पर्पस। तो जब कोई बहुत सारे लोग होते हैं और वो एक कॉमन पर्पस के लिए जो है वो आपस में कोऑपरेट करने के लिए विलिंग होते हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप्ड होती है। ठीक है, ब्रॉड फीचर जो थे सोशल सिस्टम का वो क्या, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो उसको ट्रीट किया जाएगा सोशल सिस्टम, दूसरा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा अमंग द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट, कोऑपरेशन होगी अमंग द ग्रुप मेंबर इज नेसेसरी, एंड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एफर्ट शुड बी मेड टू एस्टैब्लिश द हार्मनी बिटवीन द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दोस ऑफ द वेरियस ग्रुप। ठीक है, इसके बाद फिर बर्नार्ड ने आइडेंटिफाई किया था फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के लिए ये सब काम होंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो भी एग्जीक्यूटिव होगा वो मेंटेन करेगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को, वो सिक्योर करेगा एसेंशियल सर्विस फ्रॉम द इंडिविजुअल से, फॉर्मुलेट करेगा, डिफाइन करेगा पर्पस को। की कॉन्सेप्ट क्या थे सिस्टम अप्रोच में, तो सिस्टम के अंदर, सिस्टम अप्रोच के अंदर जो है वो क्या क्या है और कुछ कंपोनेंट है, लाइक सब सिस्टम होता है, होलिज्म की बात करते हैं, साइनर्जी की बात करेंगे, क्लोज एंड ओपन सिस्टम होगा, एंड सिस्टम बाउंड्री, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसके बाद है न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है वो क्या बोलते हैं, इस अप्रोच ने जो है वो ग्रेटर फोकस मतलब ग्रेटर एम्फेसिस दिया किस पे, ह्यूमन रिसोर्स पे। तो इसमें जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की जो बात किया गया, ठीक है, एंड फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स पर जो है इसने जोर दिया, ना कि फिजिकल रिसोर्स पर। क्लासिकल और जो आपकी न्यू क्लासिकल अप्रोच में जो मेन डिफरेंस है वो है ह्यूमन रिसोर्स के साथ किए जाने वाले व्यवहार को लेके, ठीक है ना। जहां क्लासिकल अप्रोच में ह्यूमन रिलेशन को अनदेखा करते हैं, वही फिजिकल रिसोर्स को जो है महत्व देते हैं, वही न्यू क्लासिकल के अंदर जो है वो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस को जो है वो समझा गया है। तो न्यू क्लासिकल अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, तो न्यू क्लासिकल के अंदर जो आपके मेन जो टीनेट्स है वो क्या है, न्यू क्लासिकल का ये ह्यूमन रिलेशन का वो है सबसे पहला कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, एक सोशल सिस्टम है। दूसरा, बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल का वो डोमिनेट होता है बाय द इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ विच ही इज ए मेंबर। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय कैन नॉट बी मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक इंसेंटिव अलोन, ठीक है, उसका सोशल नीड जो है वो भी सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। अगर ये नीड सेटिस्फाई होगा तो उसका जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है वो भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इट इज अल्टीमेटली कोऑपरेटिव एटीट्यूड एंड नॉट द मियर कमांड व्हिच यील्ड रिजल्ट। मैनेजमेंट मस्ट एम, मैनेजमेंट का जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डेवलप करना एक सोशल लीडरशिप स्किल इन एडिशन टू द टेक्निकल स्किल, एंड मोरल एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो साथ साथ चलते हैं, ठीक है। आप फैक्टर जो है जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन रिलेशन को वो है आपके चार, एक है आपका इंडिविजुअल, एक है आपका वर्किंग ग्रुप जिसमें वो इंडिविजुअल इंडल्ज होता है, एक है आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, और फिर क्या है आपका लीडर, ठीक है। इसके बाद जो होथन स्टडी जो वो किया गया, तो जो आपका होथन स्टडी है ये क्या था आपकी, किसने, एल्टन मायो ने। तो 1927 के अंदर एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर जिसका लीडर जो थे वो कौन थे, एल्टन मायो, ठीक है। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर जो है वो इनवाइट किया टू जॉइन इन द स्टडी एट द होथन वर्क ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये चला कब तक, 1932 तक। और शुरुआत के अंदर जो नेशनल रिसर्च काउंसिल थी उसने एक स्टडी किया इन कोलैबोरेशन विद द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी टू डिटरमाइन करने के लिए इफेक्ट ऑफ इल्यूमिनेशन, रोशनी का क्या इंपैक्ट पड़ता है, एंड अदर कंडीशन अपॉन द वर्कर एंड देयर प्रोडक्टिविटी। तो जो होथन स्टडी है उसके अंदर जो मेन जो पर्सन थे वो कौन थे, एल्टन मायो। और इन्होंने जो है वो 3-4 तरह के एक्सपेरिमेंट किए। एक तो किया इन्होंने इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, तो इसमें ये देखा कि लाइट इन फैक्ट्री उसका एक्सपेरिमेंट किया कि फैक्ट्री में अगर आप लाइटिंग को इंक्रीज करेंगे तो उसका वर्कर की प्रोडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फिर रिले असेंबली रूम एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया। फिर एक बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया, और एक मास इंटरव्यू प्रोग्राम जो है वो चलाया गया। तो इन चारों के नाम याद करके जाना, ये आपको समझा भी दिया था, थोड़ा देख लेना एक बार। इसके बाद बिहेवियर साइंस अप्रोच है। देखो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में कहा गया कि सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में डायरेक्ट रिलेशन है, दैट इज एम्प्लॉय जितने ज्यादा सेटिस्फाई होंगे प्रोडक्शन उतना ही जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जबकि बिहेवियर साइंस अप्रोच जो है वो ये बोलती है कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का एक ही मोर रिफाइंड टाइप है, मतलब ये बेसिकली बिहेवियर साइंस अप्रोच जो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का ही एक रिफाइंड टाइप है। इसमें ह्यूमन रिलेशन की बजाय ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने की बात करते हैं। यहां पे हम रिलेशन को छोड़ के ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने की जो है वो काम करते हैं। बिहेवियर साइंटिस्ट का जो मेन योगदान है वो है किसमें, लीडरशिप में, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा एरिया, ठीक है। अब जो बिहेवियर साइंस अप्रोच की अगर बात करते हैं तो यहां पे हम जो है वो क्या मानते हैं, बिहेवियर साइंस जो है उसकी कुछ फॉलोइंग प्रोपोजिशन। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोशियो टेक्निकल सिस्टम है। दूसरा, इंडिविजुअल जो डिफर करते हैं विद रिगार्ड टू द एटीट्यूड, परसेप्शन, वैल्यू सिस्टम। आगे, पीपल जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जो है वो नीड एंड गोल जो है वो क्या अलग अलग हो सकते हैं। एक वाइड जो फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, इंटरपर्सन एंड द ग्रुप बिहेवियर को इन द ऑर्गेनाइजेशन। फीचर क्या बिहेवियर साइंस के, सबसे पहला बिहेवियर साइंस जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें हम इंटीग्रेट करते हैं किसको, नॉलेज को ड्रॉन फॉर द डिफरेंट डिसिप्लिन फॉर द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है।
दूसरा ये एक अप्लाइड साइंस है, तीसरा ये एक नॉर्मेटिव साइंस है। ये फोकस करते हैं किसमें, लोगों में, मतलब जो ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर हम जो है वो फोकस करते हैं। ये गोल ओरिएंटेड है और ये एडॉप्ट करती है सिस्टम अप्रोच को विच टेक इनटू अकाउंट ऑल द फैक्टर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसके बाद ये चार इसके जो है एरिया है, थोड़ा एक बार देख लेना, सिस्टम 1, सिस्टम 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसके बाद आएगा जी आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच जो वो क्या बोलती है, इस अप्रोच में मैनेजर को सुझाव दिया गया कि वो डिफरेंट मैनेजरियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला के द्वारा कर सकता है। तो जो आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच है इसको मैथमेटिकल ऑपरेशनल रिसर्च या मैनेजमेंट साइंस अप्रोच भी बोलते हैं। यहां पर मैनेजर जो है वो डिफरेंट मैनेजरियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो उनका सॉल्यूशन ढूंढेगा कैसे, बाय यूजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड टेक्निक, ठीक है। बेसिक असम्पशन जो है क्वांटिटेटिव अप्रोच का वो क्या, सबसे पहला ये मानता है कि मैनेजमेंट जो है ये एक इज एसेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिसीजन मेकिंग यूनिट। फिर आगे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है किस पे, क्वालिटी ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन। आगे प्रॉब्लम जो है उसका एक्सप्रेस किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी और मैथमेटिकल मॉडल कंटेनिंग मैथमेटिकल सिंबल एंड रिलेशनशिप। डिफरेंट वेरिएबल जो है इन द मैनेजमेंट कैन भी उनको क्वांटिफाई किया जाएगा और उसका एक्सप्रेस किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। डेवलपमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग मॉडल में रिक्वायर, अब अगर आपको डेवलप करना है डिसीजन मेकिंग मॉडल को, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि स्किल होनी चाहिए आप में अलग अलग डिसिप्लिन से रिलेटेड, ठीक है। एंड मैथमेटिकल मॉडल अनेबल करते हैं मैनेजर को डिस्कवर करने में साइंटिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल दैट दे कुड कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद है आपके इसी के अंदर आती है आपकी क्या, ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। फिर था आपका सिस्टम अप्रोच। इसके बाद जो है वो चार्ट हमने जो पढ़ा था, आओ देखते हैं। देखो यहां पर हमने देखा साइंटिफिक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, फिर मॉडिफिकेशन और फिर आई कौन सी, मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया और एक कौन सा हो गया, ब्यूरोक्रेसी। इसके बाद अगर बात करेंगे मॉडिफिकेशन में तो इसके अंदर आपका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हो गया, इसमें होथोन एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके बाद आपका बिहेवियर साइंस अप्रोच हो गया और एक हो गया कौन सा, क्वांटिटेटिव। इसके बाद जो है वो है आपका मॉडर्न अप्रोच, जिसमें एक था आपका सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जो वो क्या बोलती है कि एक ओपन एंड अडेप्टिव सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। एक इंटरफेस होगा विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड सब सिस्टम इसके अंदर होंगे, ठीक है। फिर आपकी जो कंटीजेंसी अप्रोच है ये बेस है किस पे, सिस्टम अप्रोच पे। इसमें हम बात करते हैं किसका, रेलेवेंसी ऑफ द कंटीजेंसी और सिचुएशन, ठीक है। ये बोलता है कि जो मैनेजमेंट की अप्रोच है वो डिपेंड करेगी किस पे, सिचुएशन बाय सिचुएशन पे। कोई भी एक परफेक्ट जो है वो अप्रोच जो है वो नहीं होती है। मैनेजमेंट स्टाइल बेस करते हैं किस पे, सिचुएशन पे। एक्शन ओरिएंटेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। फिर आपकी ऑपरेशनल अप्रोच है। ऑपरेशनल अप्रोच जो है वो ये बोलती है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या, एक ऑपरेशनल प्रोसेस है। सेंटर को जो है मैनेजमेंट नॉलेज का वो ड्रॉ किया जाएगा वेरियस अप्रोच से। एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम फेस्ड। इसके बाद है आपके कंटेम्परेरी या मैनेजमेंट अप्रोच के मॉडल, ठीक है। सबसे पहले आया आपका पीटर एफ ड्रकर। तो पीटर एफ ड्रकर का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या, इसने बोला कि नेचर मैनेजमेंट जो है वो कैसा है, तो ये बोले पीटर एफ ड्रकर ने बोला कि मैनेजमेंट का जो नेचर है वो कैसा है, डायनेमिक है एंड लाइफ गिविंग एलिमेंट है इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट के अंदर अपने को कई सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करने पड़ते हैं, लाइक सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मोटिवेटिंग। बट उन्होंने अटैच किया ग्रेट इंपोर्टेंस किस पे, ऑब्जेक्टिव सेटिंग फंक्शन पे। फिर उन्होंने ये बोला कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो है होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में फिर उन्होंने जो है वो बोला ऑर्गेनाइजेशन चेंज। उन्होंने फोकस किया कि एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता है, ठीक है। तो अपने को भी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम टू टाइम जो वो चेंज करते रहना चाहिए। और जो मेन इनका कंट्रीब्यूशन था वो है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एमबीओ जो है वो बेसिकली इसको हम यूज करते हैं, एक टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। ये क्या बोलते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज ए मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें मेजर करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट द सीरीज ऑफ सेट टारगेट और गोल टू गेज करने के लिए देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन देयर रोल। ये जो ऑब्जेक्टिव है इनको डिफाइन किया जाएगा टाइड इनटू दोस सेट बाय द ओवरऑल बिजनेस और डिपार्टमेंट। तो हम यहां पे जो है वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हर एम्प्लॉइज के जो है वो ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो देखने चेक करने का काम। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो क्या किया जाएगा, जो अलग अलग जो आपके एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम गोल सेटिंग करेंगे और उन गोल से जो है वो कंपैरिजन करके उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने का काम किया जाता है। इसके बाद में जो एमबीओ के बाद में फिर अगले थे माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर ने जो है वो दिया बेसिकली क्या, 5 फोर्स एनालिसिस मॉडल, ठीक है। और पोर्टर को जो है वो 5 फोर्स एनालिसिस मॉडल के नाम से पुकारते हैं। अब इसके जो इन्होंने 3 कम्प्लीट स्ट्रेटजी जो है वो डिफाइन किया था, ठीक है। अब इन्होंने एक तो दिया आपका वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है आपका प्राइमरी और एक है सपोर्टिव। प्राइमरी के अंदर आएगी आपकी 5 तरह की एक्टिविटी, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सर्विसेज। और सपोर्ट के अंदर आएगी टोटल 4 तरह की एक्टिविटी, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी, ठीक है।
इसके बाद जो अगली अप्रोच थी वो थी आपका 5 फोर्सेस मॉडल। तो पोर्टर ने जो है वो 5 फोर्सेस एनालिसिस मॉडल जो वो दिया और इन्होंने ये बोला कि ये एग्जॉस्टिव मेथोलॉजी है, इसके अंदर बेसिकली जो क्या होंगे 5 ही एलिमेंट जो देखने को मिलेंगे। तो माइकल ई पोर्टर ने जो है वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया बाय प्रोपाउंडिंग करके द टेक्निक ऑफ द 5 फोर्सेस एनालिसिस। ये एक वेरी एग्जॉस्टिव मेथोलॉजी है जो अवेलेबल है फॉर कैरी आउट द इंडस्ट्री एंड द कंपटीशन एनालिसिस इन डेप्थ एंड कवर करता है ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस दैट वुड अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी नाउ एंड इन द फ्यूचर। अब इसके अंदर जो है वो 5 आपकी जो डिटरमिनेंट्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है। जब हम इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो नए लोग हैं उनसे क्या खतरा हो सकता है। दूसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, राइवलरी अमंग्स द एग्जिस्टिंग फर्म एंड थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये पांचों जो है ये एलिमेंट है किसके 5 फोर्सेस मॉडल के, ठीक है। फिर आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी जो है वो क्या, मतलब कंपटीशन अगर आपने करना है तो उसके लिए आप जो स्ट्रेटजी को ऑप्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं जनरली बेसिकली क्या, मतलब कंपटीशन में विजय प्राप्त करने के लिए जो स्ट्रेटजी हम ऑप्ट करते हैं उसको बोलते हैं मतलब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। अब जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है वो हम जनरली यहाँ पे जो है वो 3 तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है। एक है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे हम जो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बिल्कुल बोट डाउन कर देंगे लोवेस्ट लेवल पे। सो लोग द प्रोडक्ट जो है वो एवरेज क्वालिटी का होगा एंड सेलिंग प्राइस वो क्या होगा इंडस्ट्री लेवल पे होगा, तो फर्म कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। फिर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो प्रोडक्ट है वो औरों से अलग करके उसमें नए फीचर को इंट्रोड्यूस करेंगे। और एक होती है फोकस स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी जो है इसको पोजिशनिंग, इसके अंदर हम क्या करते हैं पोजिशनिंग करते हैं। इट इन्वॉल्व इधर गोइंग फॉर नैरो और द वाइड फोकस, ठीक है। फिर आपके पीटर सेंज जो है इनको बोला जाता है दे आर नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने तो जो है वो यहां पे अपने बुक में 5th डिसिप्लिन जो है उन्होंने हाईलाइट किया अपनी बुक के अंदर। 5th डिसिप्लिन में द फंडामेंटल 5 डिसिप्लिन इन्होंने एडवोकेट किए। वो क्या कहते हैं, एक है आपका मेंटल मॉडल, एक है पर्सनल मास्टर सिस्टम, एक है थिंकिंग, एक है शेयर्ड विजन और एक है कौन सा टीम लर्निंग। ये पांचों को याद करके जाना। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन था किसका, पीटर सेंज का। इसके बाद है सीके प्रहलाद जो है वो इन्होंने भी अपना जो है वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया मैनेजमेंट में और ये बोलते हैं कि इन्होंने फीचर दिए किसके एंड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ। उन्होंने कोइन किया एक टर्म कोर कंपिटेंसी। तो ये बोलते हैं कि अगर कोर कंपिटेंसी जो है वो रिप्रेजेंट करेगी आपके स्ट्रेंथ को, ठीक है। अगर आपके अंदर एक ऐसी कंपिटेंसी है जो जिसके बेस पर आप कंपटीशन में जो है वो विजय प्राप्त कर सकते हो तो वो है आपकी कोर कंपिटेंसी, ठीक है। जिसको दूसरे पर्सन जो है दूसरे लोग जो वो इमिटेट नहीं कर सकते, मतलब वो उसकी कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको कोर कंपिटेंसी बोलते हैं। तो इन्होंने जो है वो 2 चीजों के ऊपर जो है वो फोकस किया। एक तो इन्होंने फोकस किया स्ट्रेटेजिक इंटेंट पे, ठीक है, आपके जो प्लान है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने जो फोकस किया किस पे, कोर कंपिटेंसी पे। इसके बाद है जी आपका माइकल हैमर ने जो बात किया था किसका, बीपीआर का, जो आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है। तो इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे हम लोग जो क्या करेंगे री इंजीनियरिंग करेंगे। इट डिनोट्स द रेडिकल रीडिजाइन करना ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को टू अचीव मेजर इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम, प्रोविजन ऑफ सर्विस एक्सेट्रा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर थॉमस ए पीटर एंड द रॉबर्ट वाटरमैन की जो थ्योरी था इसमें 7S मॉडल जो है इन्होंने क्या किया, प्रोपाउंड किया और इन्होंने एक्सीलेंस अप्रोच जो है वो दिया था। एक्सीलेंस अप्रोच के अंदर जो है उन्होंने ये बोला कि अनकन्वेंशनल सिस्टम को अपने को जो है वो छोड़, मतलब अपने को बेसिकली यहां पे जो है वो इसको अनकन्वेंशनल अप्रोच जो है वो भी बोलते हैं। तो कन्वेंशनल सिस्टम को छोड़कर नई नई टेक्निक को अपने को ऑप्ट करना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले अटैक किया कन्वेंशनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस पे फॉर बीइंग टू। उन्होंने वो बोले कि जो आपके कन्वेंशनल थ्योरीज हैं वो ज्यादा कंजर्वेटिव है, रैशनलिस्टिक है, अनइमोशनल है, इनफ्लेक्सिबल है, नेगेटिव है एंड प्री ऑक्युपाइड विद द बिगनेस। फिर उन्होंने ये बोला दे रिप्लेस द कन्वेंशनल मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी विद कैच फ्रेज, मतलब डू इट, फिक्स इट, ट्राई इट, ठीक है। फिर उन्होंने स्ट्रेस किया, फोकस किया किस पे, कस्टमर पे, एम्प्लॉय पे एंड इनोवेशन पे, ठीक है। तो ये सब जो है ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन था किसका, थॉमस ए पीटर का, ठीक है। इसके बाद आता है जी आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है उसका प्रोसेस क्या वो हमने पढ़ लिया था। तो 4 पेज का अलग से आपको मैं पीडीएफ दिया था, वो एक बार पढ़ लेना। फिर इसके अंदर हम लोगों ने जो वो शुरुआत किया था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से। तो देखो फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, इसको डिराइव किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा अकॉम्प्लिश करने के लिए पर्टिकुलर टास्क को, एक पर्टिकुलर काम को पूरा करना है। तो उसके लिए मैनेजमेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन की एक पूरी की पूरी श्रृंखला जो है वो क्या करती है, एस्टैब्लिश करती है, ठीक है। उसको बोलते हैं बेसिकली क्या, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनमें रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी एंड म्यूचुअल रिलेशन को क्लियरली क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाता है। यह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सोच समझ के बनाया जाता है। इसमें हर पर्सन का दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, क्लियर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। ये जो स्ट्रक्चर है ये रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर में बंधा होता है और सब कुछ पहले से जो क्या होता है, प्री डिसाइडेड रूल्स एंड प्रोसीजर के बेस पर ही काम किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें, ये जो आपका
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये बेसिकली डिजाइन किया जाएगा किसके द्वारा, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करता है किस पर, डिवीजन ऑफ लेबर पे, ठीक है, एंड एफिशिएंसी इन द ऑपरेशन। फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन यहां पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये कंसिडर करता है मोर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, ठीक है। यहां पे अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी जो है उसको स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया जाता है, एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर एंड देयर कंट्रोल आर वेल स्पेसिफाइड थ्रू प्रोसेस, प्रोसीजर एंड रूल। करेक्टरिस्टिक है अब इनफॉर्मल के, देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो हम बनाते नहीं है, जो अपने आप ही जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नेचुरल ग्रुपिंग होती है किसकी, लोगों की, ऑन द बेसिस ऑफ द सम सिमिलरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, ये नेचुरल आउटकम होता है, इसको बनाना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही जो है वर्क प्लेस पे क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा कुछ सिमिलरिटी की बेस पर। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्रिएट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटी, लाइक अगर मान लो आपकी एज हो गया, जेंडर हो गया, प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, उसके बेस पर ये अपने आप ही डेवलप हो जाता है। जो मेंबर होते हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के वो कैसे होती है, वॉलंटरी होती है। इसका मतलब आपका मन करे तो आप ये जो ग्रुप है इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। बिहेवियर एंड द मेंबर जो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल किया जाएगा बाय द ग्रुप नॉर्म्स के द्वारा। अब जो इनमें डिफरेंस है वो क्या था, तो हमने वो चार्ट देखा था, चार्ट के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मेशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो आपका प्लान्ड और डेलिबरेटली जो उसको डेवलप किया जाता है, जबकि इनफॉर्मल आपका स्पॉन्टेनियस से अपने आप ही हो जाता है। पर्पस, फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है किसके लिए, कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड गोल्स के लिए, जबकि इनफॉर्मल जो है सोशल इंटरेक्शन के लिए बनाया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो वेल स्ट्रक्चर होता है, जबकि इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर होता है। नेचर की बात करें तो ये ऑफिशियल है, ये अनऑफिशियल है। फोकस की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फोकस किया जाएगा किस पे, पोजीशन पे, जबकि यहाँ पे पर्सन पे। लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पे जो है सुपीरियर को लीडर क्रिएट किया जाएगा और यहाँ पे कोई भी पर्सन लीडर बन सकता है। सोर्स ऑफ पावर की बात करें तो यहाँ पे पावर जो डेलीगेट की जाती है और यहाँ पे पावर जो है दिया जाएगा बाय द ग्रुप। गाइडेंस फॉर द बिहेवियर की अगर बात करें तो यहाँ पे रूल्स एंड प्रोसीजर के द्वारा जो उनका जो बिहेवियर है वो गाइड किया जाएगा, और जबकि यहाँ पे ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक पर्सन कैसे बिहेव करेगा। एंड सोर्स ऑफ कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे रिवॉर्ड पनिशमेंट मिलता है और यहाँ पे जो क्या होती है, सैंक्शंस है। इसके बाद आता है ये आपका रीजन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो क्यों सेटअप करते हैं, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप ही सेटअप हो जाता है, उसके पीछे के कुछ रीजन है। सबसे पहला, डिजायर टू सोशलाइज विद अदर। इंसान जो है मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो है वो भी क्या एक सोशल एनिमल है, ओके, और वो लोगों के साथ जो है वो क्या करना चाहता है, इंटरेक्ट करना चाहता है। तो वर्क प्लेस पे अपने आप ही जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर इंसान जो है उसकी डिजायर क्या होती है, टू सोशलाइज विद अदर। दूसरा, साइकोलॉजिकल फटीग हो जाती है, रूटीन टास्क से लगातार एक ही काम करते रहोगे तो उससे फटीग हो जाएगा, तो उसको दूर करने के लिए बेसिकली जो है हम लोग जो है मतलब एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपने आप ही डेवलप हो जाता है। फिर हियरार्किकल कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, वेरियस फंक्शन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो डेवलप हो जाता है। वर्किंग कैसे काम करता है, जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है ये काम करता है बाय अथॉरिटी स्ट्रक्चर, और अथॉरिटी जो है क्या, पर्सनल है। दूसरा, लीडरशिप के माध्यम से कोई भी पर्सन जो है लीडर बन सकता है। एंड तीसरा जो है वो कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन यहाँ पे जनरली कैसा रहेगा, मोस्टली ओरल रहेगा। डिफिकल्टी क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहला रेसिस्टेंस टू चेंज। यहाँ पे जो है इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो वो चेंज करना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। हमेशा जो उसके लिए क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं और विरोध करते हैं। फिर यहाँ पे र्यूमर जो है वो बहुत जल्दी जो है वो क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा कि किसी को पता नहीं होता कि कौन किसका सुपीरियर कौन किसका सबऑर्डिनेट। कंफॉर्मिटी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, एंड सोशल कॉस्ट जो है वो आपको उठानी पड़ती है। फिर किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, इसको मैनेज करने के लिए एक तो स्ट्रक्चर अप्रोच है। बेसिकली जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना वो इस तरीके से बनाए कि इनफॉर्मल भी जो है वो एग्जिस्ट करे साथ के साथ में, क्योंकि लोग सोशली जब इंटरेक्ट करेंगे तो वो अच्छे तरीके से जो वो काम कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा जो है वो है बिहेवियर, आपका अप्रोच। बिहेवियर अप्रोच जो है वो क्या बोलती है कि अपने को जो है वो क्या करना चाहिए, ये जो अप्रोच है वो ये बोलते हैं कि अपने को फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेटिंग अप्रोच जो है वो ऑप्ट करनी चाहिए। रिप्रेसिव अप्रोच अगर आप लेके आओगे ना तो उससे क्या होगा, सीरियस कॉन्ट्रैक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बिहेवियर जो है वो कैसा रखना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा सा मतलब बिहेवियर जो है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मेंटेन करके चलना चाहिए। फिर आपका नीड, जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है वो क्यों जरूरी होता है। देखो इनफॉर्मल तो अपने आप बन जाएगा, लेकिन हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को जानबूझ के डेवलप करते हैं। आप क्यों करते हैं, तो उसके पीछे जो है वो क्या है, अपने को काम करवाना होता है। अगर अपने को मैनेजमेंट एक्शन लेने हैं तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। फिर अगर आपको एफिशिएंसी को एनकरेज करना है, अगर प्रॉपर एक कम्युनिकेशन का पाथवे डिसाइड करना है, ठीक है, ऑप्टिमम यूज करना है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स का, स्टिमुलेट करना है क्रिएटिविटी को, जॉब सेटिस्फेक्शन अगर आपको प्रोवाइड करना है, तो इन सब
सबके लिए जो है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। फिर टाइप की अगर बात करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग तरह के थे, हमने पढ़े थे। सबसे पहला आ गया लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसको डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप जो है, यहां पे आपको डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, थ्रू विच अथॉरिटी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये जो है यहां पे क्या होगा, एक स्टेट लाइन के अंदर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होगा जिसमें स्टेट लाइन के अंदर लोगों को जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये जो पर्सन रहेगा ये आपका मेन मैनेजर है, ठीक है ना। तो ए से एफ को छोड़ के, ए और एफ को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं उन सबका एक सुपीरियर रहेगा और एक क्या रहेगा, सबऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है। ये आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको स्केलर या मिलिट्री या वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो भी बोलते हैं। तो इसके अंदर देयर मस्ट बी सिंगल हेड जो क्या करेगा, बेसिकली कमांड करेगा। अब जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये भी कई तरह का होता है। एक है आपका प्योर लाइन। तो प्योर लाइन की अगर बात करें तो इस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट वहां होती है जहां एक लेवल पर काम करने वाले सभी एम्प्लॉय की एक्टिविटी जो क्या एक जैसी है, तो वहां पे क्या रहेगा, प्योर लाइन रहेगा। फिर है डिपार्टमेंटल लाइन। तो डिपार्टमेंटल लाइन के अंदर आप लोग क्या करोगे, बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट जो वो क्या करोगे, क्रिएट करोगे, ठीक है। अब जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला, लाइन ऑफ द अथॉरिटी एंड इंस्ट्रक्शन ये कैसी है, वर्टिकल है। दैट इज दे फ्लो फ्रॉम द बोथ, टॉप से लेके बॉटम तक चलती है। यूनिटी ऑफ कमांड जो है यहां पे मेंटेन किया जाएगा स्टेट लाइन के अंदर। दूसरा, जितने भी लोग होते हैं एट द सेम लेवल ऑर्गेनाइजेशन वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। एंड ये जो स्ट्रक्चर है स्पेसिफाई करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर ऑल द पोजीशन। मेरिट के इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना बहुत ही क्या, एस्टेब्लिश करना बहुत ही ईजी है। यहां पे यूनिटी ऑफ कमांड देखने को मिलेगा, क्लियर डिवीजन होता है किसका, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, स्पीडी एक्शन ले सकते हैं एंड लेस एक्सपेंसिव है। लेकिन सबसे बड़ा जो डीमेरिट है वो क्या, ओवरलोडिंग ऑन द की मैन। जो मेन पर्सन है उसके ऊपर काम का जो है बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको जो है यहां पे नहीं मिलेगा। इनएडिक्वेट जो है वो कम्युनिकेशन होगा, इनिशिएटिव नहीं ले सकता एंड मोनोपोली होगी ओवर द डिसीजन। इसके बाद अगला लाइन एंड स्टाफ। लाइन एंड स्टाफ के अंदर जो है एक अलग से अथॉरिटी को जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और उसका काम जो है वो क्या रहेगा, सोचने का रहेगा। तो यहां पे सोचने का और करने का जो काम है वो दो अलग अलग लोगों को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एक्चुअल काम जो है वो तो कौन करेंगे, लाइन वाले। और जो स्टाफ वाले है वो बेसिकली लाइन वालों को अपना काम बढ़िया तरीके से करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इसको बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर टू पैटर्न जहां पे स्टाफ के जो लोग होंगे ना, एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट कर देंगे, उसका नाम क्या रख देंगे, स्टाफ। तो स्टाफ जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो एडवाइस करेंगे किसको, मैनेजर को, कि वो परफॉर्म करे अपनी ड्यूटी। व्हेन द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंक्रीज, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है उसके लिए जरूरत पड़ती है कि कुछ स्पेशलिस्ट लोगों जो उनको क्या करें, सहायता करें। तो उसके लिए हम स्टाफ के लोगों का अपॉइंट करते हैं और वो बेसिकली लाइन वालों को जो है वो क्या करते हैं, अपना रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे। अब लाइन वाले उसकी रिकमेंडेशन को माने या ना माने वो डिपेंड करेगा किस पे, लाइन वालों पे, ठीक है। अब इसके फायदे जो है वो क्या है, एक तो साउंड डिसीजन होता है, एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा काम तो स्टाफ वाले संभाल लेते हैं। फिर स्पेशलाइजेशन पॉसिबल होता है, रिसर्च फैसिलिटेट करती है एंड फैसिलिटी मिलती है किसका, एक्सपेंशन का। लेकिन इसका नुकसान क्या, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक्सपर्ट्स की वो लैक कर जाती है। कन्फ्लिक्ट कई बार आता है लाइन एंड स्टाफ के अंदर, लाइन वाले कुछ बोलते हैं, स्टाफ वाले कुछ और बोलते हैं। एंड और ये ओनली थ्योरेटिकल एडवाइस है, लेंथी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। फिर आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल की बात करें, देखो लाइन एंड स्टाफ में स्टाफ का काम ओनली क्या होता है, सलाह देने का होता है। लेकिन फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर जो है स्टाफ सजेशन भी देता है और डिसीजन भी लेता है। तो फॉर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हर काम को एक स्पेशलिस्ट को जो है वो सौंप दिया जाएगा। और ऐसे इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी अपने को देखने को मिलेगा। यह आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आपका कहां पे सूटेबल है थोड़ा देख लेना एक बार। इसके बाद है आपका टेलर ने जो फैक्ट्री मैनेजर के काम को ना दो डिवीजन में जो है वो डिवाइड किया था। एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक है कौन सा, प्रोडक्शन। प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो है वो 4 स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए गए। एक है रूट क्लर्क, ठीक है, जो रास्ता जो है वो डिसाइड करता है, रूट क्लर्क। एक है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एक है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और एक है आपका कौन, डिसिप्लिन ऑफिसर। और जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके अंदर 4 लोग जो है वो 4 स्पेशलिस्ट होंगे। एक है गैंग बॉस, एक है स्पीड बॉस, एक है रिपेयर बॉस और एक कौन होगा, इंस्पेक्टर होगा। इसके बाद अगला जो है वो है आपका डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, यहां पे हम ग्रुपिंग करेंगे एक्टिविटीज को किसके बेस पर, प्रोडक्ट प्रोड्यूस के बेस पर। तो यहां पे बेसिकली जो अलग अलग डिवीजन जो क्रिएट किया जाएगा किसके बेस पर, प्रोडक्ट के बेस पर। ये आपका डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पे डिवीजन आप बना सकते हो प्रोडक्ट के बेस पर, डिवीजन आप क्रिएट कर सकते हो टेरिटरी के बेस पर, एरिया के बेस पर, और यहां पे डिवीजन बना सकते हो एसबीओ के बेस पर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के बेस पर,
ठीक है। फिर है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम वहां पे ऑप्ट करते हैं जहां पे आपके पास जो है वो स्मॉलर नंबर ऑफ लार्जर प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं लेकिन बहुत ही कम जो है वो नंबर के अंदर, मान लो 3-4 ही प्रोजेक्ट है लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो वहां पे हम बेसिकली जो है वो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे वेरियस डिवीजन को क्रिएट करेंगे ऑन प्रोजेक्ट बेसिस। जैसे ही प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा तो जो डिवीजन हमने बनाया था वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही डिसोल्व हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहां लगाएंगे, जहां पे स्मॉलर नंबर में तो स्मॉल है लेकिन लार्जर प्रोडक्ट है विद लॉन्ग ड्यूरेशन, तो वहां पे बेसिकली हम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो है वो क्या करते हैं, लगाते हैं, ऑप्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये सुटेबली बता रखा है। इट इज ए वन टाइम टास्क एंड इज डिफाइनेबल इन टर्म्स ऑफ सिंगल स्पेसिफिक गोल। ये इनफ्रीक्वेंट है, यूनिक है, अनफेमिलियर होता है। ये कॉम्प्लेक्स एंड कॉल फॉर द हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। फिर देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ स्टेक इन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके बाद फिर जो है वो था आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो कहां पे ऑप्ट करते हैं, ये मॉडल उन कंपनी के लिए सुटेबल है जिसमें होने वाले काम जो है वो जल्दी जल्दी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो वहां पे बेसिकली आप मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या करते हो, लगाते हो। इट रेफर टू ए ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटी बाय फंक्शन एंड प्रोजेक्ट। तो ये दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है। ठीक है, फिर है आपका टीम बेस। तो टीम बेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, देखो आज के जो फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अपने लिए जो है अपने को टीम बनाना जो है बहुत क्या होता है, क्या है, इंपॉर्टेंट हो गया। तो टीम बेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर टीम जो है वो क्या करें, एस्टैब्लिश करेंगे और एक काम जो पूरी टीम को जो है वो क्या किया जाएगा, सौंपा जाएगा। और टीम के अंदर एक लीडर होगा और बाकी उसके क्या होंगे, फॉलोवर्स होंगे। फिर है फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या, ये एक ओपन सिस्टम है। फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जिसको नेचुरलिस्टिक, ऑर्गेनिक या एडो ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम एंड द बेसिक टास्क जो होता है ना मैनेजर का वो होता है टू फैसिलिटेट करना चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक था जी आपका वर्चुअल। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जो है स्ट्रक्चर को बिल्डअप करते हैं। ठीक है, तो इट रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बिजनेसमैन ट्रांजैक्ट करेगा अपने काम को, बिजनेस को, विदाउट एनी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। तो एक कंपनी किसी एक बिजनेस एक्टिविटी में स्पेशलिस्ट है, दूसरी कंपनी दूसरी एक्टिविटी में स्पेशलिस्ट है। इफ दे वर्क सोली देन दोनों कंपनी परफेक्शन ना होके फेल हो जाएंगी, बट दोनों पार्टनरशिप कर लें तो दोनों के सफल होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो दोनों इंटरनेट की हेल्प से जुड़कर क्या करती है, काम करती हैं और एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो बिल्डअप कर देती है। तो इसका जो बेस है वो क्या है, टेक्निकल डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइजेशन। इसी की वजह से ये जो आपका वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये आपका फोर्स के अंदर आता है। ठीक है, ये इसके वो हैं 5 बेसिक फीचर है। क्या, टेक्नोलॉजी, अपॉर्चुनिटी होती है, एक्सीलेंस, अपने अपने फील्ड में एक्सीलेंस है, ट्रस्ट आपस में होगा एंड नो बॉर्डर। फिर बाउंड्रीलेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट पोजीशन के लोग मिलकर जो वो क्या करेंगे, टीम बिल्ड कर लेंगे। इसी को बोलते हैं बेसिकली बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर था जी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले डेलीगेशन देखो, डेलीगेशन बेसिकली क्या होता है, डेलीगेट करना, सौंपना। डेलीगेशन के अंदर हम लोग जो अथॉरिटी मतलब आपकी अधिकार को सौंपने का काम करते हैं। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग, इसमें हम क्या करेंगे, एंट्रस्ट करेंगे, सौंपेंगे किसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। जब मैनेजर के पास में वर्कलोड ज्यादा होता है तो वो सारे काम खुद ने करके अपने काम को जो है वो क्या करेगा, सबऑर्डिनेट्स को बांट देगा और काम के सक्सेसफुल कंडक्ट के लिए सबऑर्डिनेट को वर्क से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए नेसेसरी अथॉरिटी जो है वो भी प्रोवाइड करेगा और इसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन अथॉरिटी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एंट्रस्ट करते हैं, सौंपते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को अथॉरिटी को और क्रिएट करते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन whom वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन हैंड ओवर। इसके लिए 3 फैक्टर जो है वो अपने को समझने पड़ेंगे। एक है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, फिर अथॉरिटी और फिर अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले नंबर पे आपका अथॉरिटी का मतलब जो क्या होता है, डिसीजन लेने की जो पावर है उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, अथॉरिटी। अब अथॉरिटी जो वो कैसे अथॉरिटी के पहले तो फीचर, देयर इज एग्जिस्ट अथॉरिटी में हमेशा क्या होगा, एक राइट आपका एग्जिस्ट करेगा। दूसरा राइट जो होगा वो क्या होगा, लेजिटिमेट होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। एंड अथॉरिटी गिव राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज ए मैनेजर कैन गिव ऑर्डर ओनली व्हेन ही डिसाइड व्हाट इज टू बी एंड नॉट टू बी डन बाय हिज सबऑर्डिनेट। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड द यूज ऑफ अथॉरिटी वो क्या है, इन्फ्लुएंस करना लोगों को। एंड अथॉरिटी जो है वो कैसे होती है, अथॉरिटी इन इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्टिव थिंग, बट उसका जो एक्सरसाइज करना वो क्या होता है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, सोर्सेज क्या, अथॉरिटी आपको मिल सकते हैं 3 तरीके से। एक है पोजीशनल अथॉरिटी, जो हाईयर लेवल पे लोग करते हैं तो उनके पास जो पावर होती है वो कैसे, पोजीशनल। एक होती है जी आपका अथॉरिटी डिपेंड करती है किसके, फॉलोवर्स के रूल्स फॉलो करने पर। और तीसरा जो है वो अथॉरिटी डिपेंड करती है पर्सन की पर्सनल कंपिटेंसी के बेस पर। तो 3 तरीके से आपको अथॉरिटी जो है वो मिल सकती है।
फिर फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी, इसके अंदर जो है वो आपका क्लासिकल जो आपका थ्योरी है, तो ये क्लासिकल थ्योरी जो है वो बोलती है कि अथॉरिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, पोजीशन पे। तो ये बोलता है कि अथॉरिटी जो है वो होगी कहां, मैनेजरियल पोजीशन इज अचीव बाय डेलीगेशन फ्रॉम द हायर पोजीशन। इसके बाद जो अगला है वो है व्यू ऑफ मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर जो है वो बोले कि अथॉरिटी जो है उसके तीन टाइप होते हैं, एक है रैशनल लीगल, एक है ट्रेडिशनल और एक है कौन सी, करिस्मेटिक। रैशनल लीगल का मतलब क्या हो गया, जो अथॉरिटी कानून अपने को प्रोवाइड करता है, लॉ अपने को प्रोवाइड करेगा, वो है रैशनल लीगल अथॉरिटी। एक है ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो सोसाइटी की वजह से अपने को मिलती है, और एक है करिस्मेटिक जो पर्सनल, जो हमारे अंदर एक पर्सनल डिवोशन या अफेक्चुअल पावर जो होती है उसके बेस पर जो अपने को अथॉरिटी मिलती है, उसको बोलेंगे बेसिकली हम लोग क्या, करिस्मेटिक अथॉरिटी। फिर एक्सेप्टेंस थ्योरी। एक्सेप्टेंस थ्योरी बेसिकली ये बोलते हैं कि अगर लोग आपको जो फॉलो करना शुरू कर दे, अगर आपकी बात को मानना शुरू कर दे, तो आपके पास अथॉरिटी अपने आप ही आ जाएगी। अथॉरिटी ये बोलता है अथॉरिटी इज द करेक्टर ऑफ द कम्युनिकेशन इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्च्यू ऑफ which it is accepted by the contributor to or a member of the organization as governing or determining what he does or is not to so far for the organization is concerned। ठीक है, फिर ये दो थ्योरी अपना था। फिर कंपिटेंसी थ्योरी। कंपिटेंसी थ्योरी जो क्या बोलता है, ये बोलता है कि अथॉरिटी जो है वो पर्सनल कंपिटेंसी के ऊपर जो क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, अब डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसमें दो चीजें आती हैं। ठीक है, एक तो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक है अल्टीमेट। ठीक है, जो ऑपरेटिंग बेसिकली हम जो क्या करते हैं, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते हैं। एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ओनली ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंपता। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी हमेशा जो है वो किसकी होती है, जो अथॉरिटी सौंपने वाला सुपीरियर होता है ना, हमेशा उसी की होती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व। इसका मतलब क्या हो गया, सबऑर्डिनेट को जो काम सौंपा गया, ठीक है, तो उस काम को ठीक ढंग से पूरा करने की जो जिम्मेदारी होती है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम सौंपता है तो उसको पूरा करना सबऑर्डिनेट की क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड जो है वो काम सौंपने से ही एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाएगा। तो अगर कोई पर्सन डेलीगेट कर रहा है ना, तो दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या होती है, ड्यूटी होती है to which a person is bound by reason of his status or task। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंप्लाई करती है कंप्लायंस विद द डायरेक्टिव ऑफ द पर्सन मेकिंग द इनिशियल डेलीगेशन। ठीक है, स्पेशल फीचर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम दूसरे लोगों को सौंपा जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एसेंस है वो क्या है, ड्यूटी का पालन करना। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो स्टार्टिंग है वो कैसे, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस के कारण होती है। फिर डेलीगेशन अथॉरिटी। डेलीगेशन अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, जो पावर है उसको क्या करना, उसको डेलीगेट करना, अपने नीचे के लोगों को क्या करना, सौंपना, उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये एसेंशियल है किसके लिए, अगर आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अगर बिल्डअप करना है, तो वहां पे आपको देखो, आपने लोगों को जो है वो काम तो सौंप दिया, लेकिन लोगों को काम के साथ में जो है उस काम को काम के बारे में डिसीजन लेने के लिए आपको नेसेसरी पावर भी उनको सौंपनी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन अथॉरिटी के फीचर है, सबसे पहला डेलीगेशन जो है वो क्या, ऑथराइजेशन होती है एक मैनेजर का कि वो एक्ट करे इन सर्टेन मैनर में। दूसरा, डेलीगेशन के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, एक तो क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ द डेलीगेशन जो सबऑर्डिनेट है वो रिसीव करता है अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर, एंड सेम टाइम पे जो सुपीरियर है वो स्टिल रिटेन करता है ऑल द ओरिजिनल अथॉरिटी। अथॉरिटी एक बार जो डेलीगेट कर दिया उसको एनहांस भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी किया जा सकता है। डेलीगेशन अथॉरिटी जो है इज ऑलवेज टू बी द पोजीशन क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ए मैनेजर जो है वो डेलीगेट करता है अथॉरिटी आउट ऑफ द अथॉरिटी वेस्टिंग इन हिम। जितनी पावर आपके पास है आप उतनी ही आगे डेलीगेट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। डेलीगेशन अथॉरिटी में भी स्पेसिफिक और जनरल हो सकती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो सकती है या सभी काम के लिए भी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। स्टेप के डेलीगेशन में अगर आपको अथॉरिटी को डेलीगेट करना है तो सबसे पहला काम क्या करोगे, डिटरमाइन करो रिजल्ट एक्सपेक्टेड। आप जो अथॉरिटी डेलीगेट करोगे तो सबसे पहले आप ये देखो कि आप क्या रिजल्ट चाहते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में असाइन करेंगे क्या, ड्यूटी, काम सौंप दो। फिर ऑथराइज करेंगे एक्शन के लिए, मतलब उसको राइट दे दो। एंड फिर उसके बाद में जो है क्रिएट करेंगे क्या, ऑब्लिगेशन। प्रिंसिपल क्या है, जब आप काम को सौंपते हो तो कुछ प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो क्या, नाम इनके देख लेना। डेलीगेशन बाय द रिजल्ट एक्सपेक्टेड, फंक्शनल डेफिनेशन हो गया, क्लैरिटी होना चाहिए लाइन अथॉरिटी में, लेवल ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूटनेस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब। ठीक है, पैरिटी होना चाहिए किसमें, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। फिर इफेक्टिव डेलीगेशन में कई बार अपने को समस्या आती है। समस्या क्या क्या है, तो कुछ फैक्टर है रिलेटेड टू द डेलीगेटर। ठीक है, सुपीरियर से, मतलब सुपीरियर जब काम सौंपता है तो कुछ समस्याएं आती हैं। अब समस्या क्या है डेलीगेशन करने में, सबसे पहला लव ऑफ अथॉरिटी। कई बार सुपीरियर को जो है वो अपने पावर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वो काम डेलीगेट करता ही नहीं है। दूसरा, वो टाइट कंट्रोल अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो आप जो है वो क्या करते हो, आप अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करोगे। कई बार सबऑर्डिनेट्स का भी डर लगता है कि यार अगर उनको हमने पावर दे दिया तो वो कभी उसका मिसयूज ना कर लें। ठीक है, या उसको हमारी खामियां पता ना चल जाए, या फियर ऑफ एक्सपोजर, अपने आप का
अपने आप को एक्सपोज होने से भी जो है हम बचाना चाहते हैं, ठीक है। एटीट्यूड टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट, अपने को अपना कई बार जो है सबऑर्डिनेट को लेकर के नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि यार नहीं यार ये लोग तो काम नहीं कर पाएंगे, ये सब। या पर्सनैलिटी ऑफ द सुपीरियर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो बेसिकली डेलीगेशन करने में जो है वो क्या करते हैं, बीच में अड़ंगा पैदा करते हैं। फिर कुछ फैक्टर हैं रिलेटेड टू द डेलीजेंट, बोलते सबऑर्डिनेट से रिलेटेड, वो क्या है, कभी कभी क्या होता है जो सबऑर्डिनेट है वो उसको हार्श क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करनी पड़ती है, तो उसको ना काम को कोई भी ऑप्ट करने में डर लगता है, ठीक है। या उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या रिसोर्सेज नहीं मिले, या व्हेन दे हैव इनएडिक्वेट पॉजिटिव इंसेंटिव, या व्हेन देयर सुपीरियरिटी इज इजीली अवेलेबल फॉर मेकिंग डिसीजन ऑन देयर पार्ट। तो ये भी जो है वो समस्या आती है किसमें, डेलीगेशन में। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसफी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन क्लोज नेचर की है, ओपन नेचर की है, तो ये चीजें भी जो है वो डेलीगेशन अथॉरिटी में जो है वो बीच में रुकावट पैदा करती हैं। आप कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो, सबसे पहला मेकिंग द पोटेंशियल डेलीगेटर फील सिक्योर, जो भी सुपीरियर है उसको सिक्योर फील कराओ कि भैया अगर आप पावर सौंप भी दोगे तो भी अल्टीमेट पावर तो आपके पास ही रहेगी। फिर आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए फॉर द नीड फॉर डेलीगेशन, आपको डिटरमाइन करना चाहिए डिसीजन एंड टास्क टू बी डेलीगेट, ठीक है। पहले से देख लो क्या काम अपने को डेलीगेट करना है। एस्टैब्लिश करो कंड्यूसिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को, चूज करेंगे डेलीगेंट वाइजली, ट्राई करें डेलीगेशन विद प्लानिंग, डेलीगेट अथॉरिटी फॉर द होल जॉब, डेवलप करें एप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक। अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हो तो आप बढ़िया तरीके से जो है अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हो। अब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला अथॉरिटी का मतलब होता है राइट एक मैनेजर का टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या है, ड्यूटी है। अथॉरिटी राइज होती है फॉर्मल पोजीशन के कारण, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी राइज होती है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के कारण राइज होती है। अथॉरिटी जो है उसको डेलीगेट किया जा सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको डेलीगेट नहीं कर सकते। अथॉरिटी हैज गोट मच लॉन्गर पीरियड देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टेम्परेरी होती है, एंड इसको जैसे काम कंप्लीट हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। फिर पढ़ा हमने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, इट रेफर टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द अथॉरिटी एट द टॉप मैनेजमेंट। जब सारे डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास ही होती है तो उसको बोलते हैं बेसिकली, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, इट रेफर टू इंक्रीज द इंपोर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट बाय डिसेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन डाउन टू द लोवेस्ट लेवल। तो डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो लोवेस्ट लेवल तक जो है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन सेंट्रलाइजेशन में हम लोग जो वो क्या करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो सारी की सारी टॉप लेवल के ऊपर जो है रखी जाती है, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन क्या, सेंट्रलाइजेशन एक सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट रिजर्व क्या करते हैं, रिजर्व कर लेते हैं क्या, अथॉरिटी को, बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर को, कहां पे, सेंट्रल पॉइंट पे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई होती है टू द सिस्टमैटिक डेलीगेशन अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन वाइड कॉन्टेक्स्ट। सेंट्रलाइजेशन में सारी की सारी डिसीजन टॉप जो लेवल मैनेजमेंट है उसके द्वारा लिया जाता है, एंड मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, उन डिसीजंस ओनली उन डिसीजन को एक्सप्लेन करती है और उनको लागू करवाने का काम करती है, ठीक है। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डेलीगेशन में क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी सौंपने वाली की होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो है अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब आप कितनी पावर सौंप सकते हो, वो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। साइज जितना लार्जर रहेगा उतना डिसेंट्रलाइजेशन अपने को ज्यादा करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री कैसा है, ठीक है। मैनेजमेंट की फिलोसफी, मतलब जो टॉप लेवल मैनेजर है उनकी फिलोसफी कैसी है, ठीक है। अब मैनेजर अवेलेबल है, अगर बेटर क्वालिटी के मैनेजर अवेलेबल है तो आप डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा कर सकते हो। पैटर्न ऑफ प्लानिंग, आपने प्रॉपर प्लानिंग किया नहीं किया, कंट्रोल टेक्निक अगर है तो आप डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज एक्टिविटीज, एक्टिविटी जो है वो डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ये कुछ फैक्टर हैं जो बेसिकली जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप कितना डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। आप रैशनल क्या, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या क्या बेनिफिट है, सबसे पहला डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो क्या, जो टॉप, अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे, डिसीजन मेकिंग पावर अगर नीचे वाले लोगों को सौंप दोगे तो इससे जो टॉप मैनेजमेंट है तो उसका जो बर्डन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये फैसिलिटेट करता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन को, ये गुड फिलोसफी टू मोटिवेट द मैनेजर, ये एनकरेज करता है डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर बाय प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटी टू शोल्डर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या होता है, ये एम्फेसिस करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को, एंड ये पिन पॉइंट करता है मोर एक्यूरेटली ऑन द रिजल्ट टू बी अचीव बाय ईच यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग वेरियस यूनिट ऑटोनॉमस। अब क्या क्या समस्या आती है, सबसे पहला, इफ अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया तो इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक केओस जो है वो क्या हो जाएगा, अराइज हो जाएगा इन दी एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर कंट्रोल। दूसरा, इट टेंड टू इंक्रीज कॉस्ट, आपका इंक्रीज हो जाएगा। इन डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर देयर इज अ मोर नीड फॉर द गुड मैनेजर। डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ द सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ कंट्रोल बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमी गिवन टू द मैनेजर। अब डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ आपके टूल्स हैं। सबसे पहला, सेंट्रलाइज टॉप पॉलिसी एंड कंट्रोल, जो मेन जो डिसीजन है वो आप अपने पास में रखें, बाकी सारे के सारे रूल जो है नीचे वाले को सौंप दो। एप्रिसिएशन होना चाहिए किसका, ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। डेवलप करें मैनेजर को, जो है प्रॉपर क्या करो, उनका डेवलपमेंट करो ताकि वो काम को डिसीजन मेकिंग पावर वो इजिली संभाल भी सके। एंड कंपटीशन होना चाहिए अमंग द यूनिट।
अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? डेलीगेशन आपका इंडिविजुअलिस्टिक होता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन आपका टोटलिस्टिक होता है। ठीक है, डेलीगेशन जो है ये जरूरी होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन आप करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल है। कंट्रोल की बात करें, डेलीगेशन में कंट्रोल जो है सुपीरियर के पास ही रहेगा, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो है मैनेजमेंट का ओनली जनरल कंट्रोल होगा और बाकी कंट्रोल बांट दिया जाएगा। स्कोप की बात करें तो डेलीगेशन का स्कोप लिमिटेड, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का एक्सटेंडेड है। डिपेंडेंस की बात करें, डेलीगेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो उसके लिए डेलीगेशन करना मैंडेटरी है। फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि इट रेफर टू अ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर। एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है उसको बोलते हैं बेसिकली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो जनरली ये जो नंबर है वो कितना होता है? 5 से 6 होता है। तो बेसिकली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है? जो दो आपके खंबे इनके बीच की दूरी, ठीक है, ना तो ये ज्यादा होने चाहिए और ना ही ये कम होने चाहिए, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को डिटरमाइन करने के फैक्टर जो है वो क्या है? सबसे पहला ये 3 तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप एंड क्रॉस रिलेशनशिप। अब इसका जो फॉर्मूला वो ये देख लेना, वो फॉर्मूला जो है वो क्या है? n इंटू में 2 की पावर n/2 प्लस n-1, ये फॉर्मूला, ये थोड़ा याद करके जाना इसको, ठीक है। मतलब n नंबर ऑफ रिलेशनशिप आप जो है बिल्डअप कर सकते हो। फिर कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को? सबसे पहला कैपेसिटी ऑफ द सुपीरियर, अगर सुपीरियर कैपेबल है तो वो ज्यादा लोगों को भी अपने अंडर जो मैनेज कर सकता है। फिर कैपेसिटी अगर सबऑर्डिनेट अपने आप से काम करने के लिए तैयार है तो ज्यादा लोग भी एक पर्सन के अंडर जो है वो काम कर सकते हैं। नेचर ऑफ, अगर काम जो है वो सिमिलर तरीके का है तो आप ज्यादा लोगों को एक टाइम पे हैंडल कर सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कैसा है, उसका डिग्री जो है वो कैसी है, ठीक है। अगर प्लानिंग, प्रॉपर चीजें प्लानिंग के साथ हो रही है तो आप ज्यादा जो है वो क्या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आप ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्निक हो गया, स्टाफ की असिस्टेंस अगर मिल रही है, सुपरविजन फ्रॉम अदर, तो ये सब फैक्टर जो है वो आपको क्या करते हैं? बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप कितने लोगों को अपने अंडर प्रॉपर्ली जो है मैनेज कर सकते हो। फिर इफेक्ट क्या होगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे? तो टाइप ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या तो होगा वाइड या फिर क्या होगा? नैरो। और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, अगर आप वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लेके चल रहे हो, मतलब एक सुपीरियर के अंडर अगर बहुत सारे सबऑर्डिनेट है तो वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? फ्लैट। और अगर आप नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को लेके चल रहे हो, मतलब एक सुपीरियर के अंडर अगर कुछ ही लोग हैं, ठीक है, तो वहां पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? टोल या फिर वर्टिकल, ये ध्यान रखना। तो जो वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है उसमें क्या होगा? जब एक मैनेजर एक ही समय में अनेक सबऑर्डिनेट को देखरेख करता है तो इसे वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इस सिचुएशन में मैनेजरियल लेवल जो है वो क्या कम होने के कारण ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? फ्लैट या फिर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। और इसके एडवांटेज क्या? लेस मैनेजरियल कोस्ट, मोर कोऑपरेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और डिसएडवांटेज क्या? कंट्रोल जो क्या हो जाएगा? कम होगा, डिसीजन लेने में क्या देरी हो सकती है, और रूटीन एक्टिविटी में हम उलझे रहेंगे। और जो आपका नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या होता है? नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के जब एक मैनेजर एक समय में जो है वो कम सबऑर्डिनेट को देखरेख करता है तो इसको बोलते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो मैनेजरियल लेवल वो ज्यादा होने के कारण जो अपना स्ट्रक्चर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा रहेगा? टोल और वर्टिकल। तो इस केस में जो है वो क्या होगा? जो अपना स्ट्रक्चर कैसा? टोल और वर्टिकल, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट आपको जो वो क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके जी सर। लो 3 चैप्टर आज हमने जो रिवाइज कर लिए, इसको आप बढ़िया तरीके से कर लो और आगे के 3 करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट भी करना, ठीक है। बाकी रिवीजन का बैच भी हमारा चल रहा है और 2025 में जो पेपर होना है, ओके, उसके लिए भी बैच हमने स्टार्ट कर दी। तो अगर आप वो लेने में इंटरेस्टेड है तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और बाकी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन मोहित शर्मा क्लासेस, वहां पर आपको जो है वो रिविजन वीडियो भी अवेलेबल हो जाएंगी। ओके जी सर, चलो एक बार इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।